नमस्कार। डीडी न्यूज के इस सांकेतिक समाचारों के विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी दीपाली। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को लेकर आगे बढ़ने का आह्वान। कहा, हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष तकनीक में बना रहे हैं नए कीर्तिमान। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अहमदाबाद में कांग्रेस पर बोला हमला। बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ का लगाया आरोप। अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पर कसा तंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत हुई तेज। भाजपा ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर आम आदमी पार्टी से पूछा सवाल। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, देश के लिए खतरा पैदा करने वाले अपराधियों का पोषण क्यों कर रहे हैं केजरीवाल। सैफ अली खान पर हमले में निकला बांग्लादेश कनेक्शन। मुंबई पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। अवैध बांग्लादेशी प्रवासी है आरोपी शरीफुल शहजाद। कोर्ट ने 5 दिन के पुलिस कस्टडी में भेजा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कई घंटों के विलंब के बाद आखिरकार लागू हुआ गाजा संघर्ष विराम समझौता। हमास ने सौंपी पहले चरण में रिहा होने वाली 3 महिला बंधकों की सूची। इस्राएल के विदेश मंत्री ने कहा, गाजा से हमास का सफाया जरूरी। और हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 118वीं कड़ी में कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और बीते दशकों में संवैधानिक संस्थानों के कारण लोकतंत्र और सशक्त और समृद्ध हुआ है। साथ ही संविधान के लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर संविधान निर्माताओं को याद करते हुए पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। संविधान हमारा मार्गदर्शक है। देश के संविधान के निर्माण के दौरान संविधान निर्माताओं ने विविधता से भरे देश के लिए समान कानून बनाने के लिए लंबी और गहन चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान सभा के दौरान हुई चर्चा का जिक्र करते हुए संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को सुनाया। बाबा साहब आंबेडकर ने जहां परस्पर सहयोग पर जोर दिया था, वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मानवीय मूल्यों के प्रति देश की प्रतिबद्धता की बात कही थी। चर्चा के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अवसरों की समानता का विषय उठाया था। संविधान लागू होने के महत्वपूर्ण पड़ाव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में संविधान निर्माताओं की विचारों से प्रेरणा लेकर भारत के निर्माण का आह्वान किया, जिस पर संविधान निर्माताओं को गर्व हो। इस बार का गणतंत्र दिवस बहुत विशेष है। ये भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ है। इस वर्ष संविधान लागू होने के 75 साल हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं, जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। हम देशवासी को इन विचारों से प्रेरणा लेकर ऐसे भारत के निर्माण के लिए काम करना है, जिस पर हमारे संविधान निर्माताओं को भी गर्व हो। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी।
चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाकर देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त करने का आह्वान किया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने गणतंत्र की गौरव यात्रा के महत्वपूर्ण मौके पर देशवासियों से विकसित भारत के संकल्प को आगे लेकर बढ़ने को कहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि देशवासी अपने काम से भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के 20वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान एनआईडीएम के दक्षिणी परिसर, एनडीआरएफ की 10वीं वाहिनी और रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर के सुपौल परिसर सहित लगभग 220 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद थे। अमित शाह ने आपदा राहत अभियान में एनडीआरएफ के सक्रिय योगदान की सराहना की। नेपाल, इंडोनेशिया, टर्की और बांग्लादेश और म्यांमार, वियतनाम, कई देशों के अंदर जब एनडीआरएफ की टीमें गई तब वहां की जनता को मदद करने में इनकी भूमिका की वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने बुरी प्रशंसा की है। एनडीएमए ने बनाई हुई नीतियों को जमीन पर एनडीआरएफ ने उतारा है और इसके कारण डिजास्टर मैनेजमेंट के मामले में आज भारत ग्लोबल लीडर बनकर बाहर आया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनडीए सरकार में एनडीआरएफ के क्षमता विकास से जुड़े प्रयासों का भी जिक्र किया। डिजास्टर ईश्वर जब भेजता है तो एनडीआरएफ काम में आता है और मैन मेड डिजास्टर जब होता है तब एनडीए काम में आता है। 2014 से 19 5 साल अपार संभावनाओं वाले राज्य आंध्र प्रदेश की जिस प्रकार से दुर्गति हुई वो मैन मेड डिजास्टर था। आंध्र प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके 5 साल जो व्यर्थ गए हैं इसकी चिंता मत करना। 3 गुना स्पीड से चंद्रबाबू जी और मोदी जी की जोड़ी आंध्र प्रदेश का विकास करेगी। और अब आज की एक और बड़ी खबर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने गुजरात के अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। नड्डा ने अनुच्छेद 370 और 35A को लेकर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। वो शेख अब्दुल्ला जो धारा 370 जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर के रच रहे थे और अंबेडकर जी उस समय लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा ये मैं देशद्रोह मानता हूं। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू जी ने 1954 में?
इसमें धारा 370 के साथ 35A ये भी जोड़ दिया। 35A और 35A में क्या दिया कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता और भारत की नागरिकता अलग अलग होगी। जम्मू कश्मीर का नागरिक भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत का नागरिक जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हो सकता है। अलग प्रधान, अलग निशान और अलग संविधान, ये 35A की देन है। अगली खबर, भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का दौरा किया। दिल्ली में 17 से 22 जनवरी तक आयोजित इस एक्सपो में केंद्रीय मंत्री कई कंपनियों के एग्जीबिशन का शुभारंभ तो किया ही, साथ ही विभिन्न कंपनियों की एग्जीबिशन में जाकर उनके उत्पाद, नवाचार और तकनीक की जानकारी भी ली। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न संस्थाओं के मोबिलिटी सेक्टर में प्रगति और भविष्य की संभावनाओं पर प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। Bharat Mobility Exhibition. I think we have proved our several stakeholders. We are actually in future days, what we are in the position of third now. We may overtake all the other two countries who are now first and second. I think our stakeholders will going to actually give a good contribution to the country. बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे कुछ और बड़ी खबरें, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। अब बात करेंगे दिल्ली के चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने जानकारी दी कि अंतिम जांच के बाद 719 उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार किए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान कुल 1522 नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। दिल्ली चुनाव के लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। और चुनाव आयोग मतदान की तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की नोडल अधिकारी रश्मि मनचंदा के मुताबिक मतदाताओं की सुरक्षा से लेकर सुविधा तक का ख्याल रखा जा रहा है। इसी कड़ी में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को इस बार मतदान स्थल पर जाने के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए सभी मतदान केंद्रों पर रैंप भी बनाए जाएंगे। Nowadays, an app called Pick and Drop app is also available. You can download it on the Android app, and the persons who are PWD category holders or 85 plus senior citizens, they can register themselves on the app, and election officers will come and pick them up and drop them to the polling stations, and after the poll they will be dropped back to the homes. और भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए बिट्टू ने आप सरकार पर दिल्ली और पंजाब में चुनावी वादे पूरे ना करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में जो बड़े बड़े वादे किए गए थे, उनमें से कोई भी जमीन पर नहीं उतरा। सबसे बड़ा ये कह रहा था भी जो ड्रग्स पंजाब में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो ये कह रहा था भी सब जगह बोर्ड लगाए थे उनके नाम के, भी विद इन 3 मंथ सबसे बड़ा, क्योंकि कोई कातिल है वो एक आदमी को मारता है, 2 आदमी को मार देगा तो उसकी सजा फांसी है। पर भाई साहब जो नशे के व्यापारी हैं उन्होंने 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों की गिनती में हमारे नौजवान इस नशे की भेंट चढ़े। ये सिद्धू मूसेवाला, उसकी किलिंग सीधी इन्होंने करवाई और सिक्योरिटी विड्रॉ करके कुछ दिन पहले उससे सिक्योरिटी वापस ली और उसको आके लोग मार के चले गए। आज तक उनका कुछ नहीं बना। आज की एक और बड़ी खबर, सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले आरोपी का
अवैध बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आने के बाद भाजपा अरविंद केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। सैफ अली खां के ऊपर जो हमला करने वाला था वो व्यक्ति पकड़ा गया। पहले दिन से हम कह रहे हैं देश में अवैध बांग्लादेशी, अवैध रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए और दिल्ली की सुरक्षा के लिए खतरा है। और वो जो पकड़ा गया वो भी अवैध बांग्लादेशी है। जिन बांग्लादेशियों को पालने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं, उनको 10,000 रुपये महीना उनके विधायक देने का काम करते हैं, उनके नकली आधार कार्ड, उनके नकली वोट बनाने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। अरविंद केजरीवाल ये तुम्हारा रिश्तेदार है जो पकड़ा गया वहाँ से, क्योंकि इन्हें पालने का काम तुम करते हो। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए अरविंद केजरीवाल को कि आज बताएं आके इस सैफ अली खां पे हमला करने वाला जो पकड़ा गया है उससे किस किस के तार जुड़े, अरविंद केजरीवाल खुलासा करें। और उधर अभिनेता सैफ अली खान मामले में अदालत ने आरोपी को 5 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आरोपी जो कि संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक है, जांच के दायरे में है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि उसे यहां किसने मदद की और उसका समर्थन किया, और इसमें शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने मामले की आगे की जांच के लिए अदालत से 14 दिनों की हिरासत मांगी थी। और अब एक हादसे की खबर। बिहार के कटिहार जिले में आज सुबह एक बड़ा नाव हादसा हो गया है। कटिहार के अहमदाबाद में गंगा नदी में नाव डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई है। नाव में कुल 17 लोग सवार थे। अभी तक 3 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इसके अलावा 4 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है, जबकि 4 लोगों को बचा लिया गया और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बाकी लापता लोगों को खोजने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। अगली खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लक्षद्वीप के 3 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थी शामिल थे। उपराष्ट्रपति ने लक्षद्वीप के लोगों के कल्याण, विशेषकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में तेजी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। तो प्रयागराज में जारी महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बेहतरीन प्रबंध किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्था की खुद निगरानी कर रहे हैं। आज उन्होंने प्रयागराज में महाकुंभ नगरी का हवाई सर्वेक्षण किया। और उधर लखनऊ में इटली से आए एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। प्रयागराज महाकुंभ से लौटी महिलाओं ने मुख्यमंत्री के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजनों का पाठ किया। वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान पर्व मौनी अमावस्या के दिन माना जाता है, जो कि 29 जनवरी को आने वाला है। इस दिन प्रयागराज में 8 से लेकर 10 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में स्नान करने की उम्मीद है। तो इस महापर्व का सर्वाधिक लाभ कैसे ले सकते हैं, इसे जानने के लिए डीडी न्यूज के संवाददाता अजय मिश्र ने आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद जी से ये विशेष बातचीत की है। मकर राशि में सूर्य प्रवेश करने के कारण यहाँ तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगता है। और मकर के बाद जो मौनी अमावस्या आता है, क्योंकि अमावस्या भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, इसलिए क्योंकि वो चंद्र का उदय होता और चंद्र का अस्त होता। अब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की जो अमावस्या है, उस अमावस्या में ही मौनी अमावस्या आता है तीर्थराज प्रयाग। तीर्थराज प्रयाग में
जब वो अमावस्या आता, तो उस मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि उस स्नान का इसलिए महत्व बहुत है क्योंकि उस दिन मौन धारण करके स्नान करते हैं। और उस दिन कहा गया है कि जो गंगा जल में खड़े होकर के, ठंड बहुत होती है लेकिन फिर भी यदि कोई खड़े होकर के कटी जल में अगर 1 माला गायत्री कर ले, 108 बार कर ले, तो उसे 1 करोड़ गायत्री जपने का लाभ मिलेगा। और मौनी अमावस्या का जो अमृत राजसी शाही स्नान है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो सन्यासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। सन्यासियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भगवान शिव को अमावस्या अत्यंत प्रिय है। और अब अंतर्राष्ट्रीय जगत की एक बड़ी खबर। गाजा संघर्ष विराम को लेकर इजरायल और हमास के बीच हुआ समझौता आखिरकार लागू हो गया है। हमास की तरफ से आज रिहा किए जाने वाले बंधकों की सूची न मिलने तक इजरायल ने समझौता लागू न करने की बात कही थी। इसकी वजह से समझौता लगभग 3 घंटे के विलंब से लागू हो पाया। हमास ने सूची देने में देरी के लिए तकनीकी गड़बड़ी को वजह बताया था। बाद में हमास ने 3 महिला बंधकों की सूची सौंप दी जिन्हें वो आज रिहा करेगा। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले में हमास ने जिन सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया था उन्हीं में से ये 3 महिलाएं भी शामिल हैं। अमेरिका, कतर और मिस्र की मध्यस्थता वाले इस समझौते पर पिछले दिनों सहमति बनी थी। इसके तहत हमास पहले चरण में 33 बंधकों को रिहा करेगा। इनमें सबसे युवा और सबसे उम्रदराज बंधकों की पहले चरण में रिहाई शामिल है। बदले में इजरायल फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। साथ ही कई इलाकों में मानवीय सहायता से भरे ट्रक पहुंचने लगेंगे। इजरायल के विदेश मंत्री ने समझौते का बचाव किया, लेकिन गाजा से हमास की मौजूदगी को खत्म करने को भी जरूरी बताया। और अब बात खेल जगत की। खेल महाकुंभ खिलाड़ियों का ही नहीं, देश का भी सम्मान है। खिलाड़ियों की मदद के लिए कई स्वयंसेवी संस्थाएं हमेशा आगे रहती हैं। स्वयं संस्था की संस्थापक अध्यक्ष स्मिनु जिंदल का कहना है कि यह बहुत ज़रूरी है। इस तरह के प्रयास खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हैं। स्मिनु जिंदल से ये खास बातचीत की है हमारे संवाददाता नारायण सिंह ने। डीडी खेल महाकुंभ एक प्रयास है खिलाड़ियों को सम्मानित करने का। उनका जो सम्मान है वो राष्ट्र का सम्मान है और कहीं न कहीं ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो उनके मदद के लिए हमेशा आगे रहती हैं। और हमारे साथ अभी स्वयं संस्था की उनकी हेड स्मिनु जिंदल जी, मैम आपका स्वागत है। इस प्रयास को, डीडी न्यूज़ के इस प्रयास को, डीडी खेल महाकुंभ को, इस तरह के प्रयासों को किस तरह से देखती है मैम आप? ये प्रयास बहुत ज़रूरी है और ये बहुत मनोबल देता है हमारे सभी खिलाड़ियों के लिए। स्पेसिफिकली जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनको जब हम इस तरह के मंच पर लेके आते हैं तो उनकी हौसला अफजाई कई 4 चांद जैसे लग जाते हैं। लगातार जिस तरह से आप पैरा एथलीट्स का प्रदर्शन देखें, चाहे वो पेरिस पैरा गेम्स हो, शानदार प्रदर्शन रहा, रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया। और कोई भी मंच अंतर्राष्ट्रीय, हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस तरह से देखते हैं जो अभी जो करंट जो सरकार है, कवर जो संस्थाएं हैं जो पैरा एथलीट्स के लिए काम कर रही हैं, तो एक लगता है कि जो पैरा गेम्स उसमें क्रांति आ गई है देश में? ज़रूर, मेरे ख्याल से देश अब ये देख पाता है कि जब अगर चीज़ें एक्सेसिबल हो, सुगम्य हो, तो यही खिलाड़ी देश का बाहर जाके नाम रोशन कर सकते हैं। पर अभी भी इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि वो लोग जो गांव में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना सारी प्रतिभा है, गांव से शहर आने तक, शहर से नेशनल लेवल तक आने तक उनको अगर एक्सेसिबिलिटी मिलती है तो वो आगे ज़रूर जाएंगे। और इसी के साथ इस सांकेतिक समाचार के विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी दीपिका को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
है।